मेरे को देखिए, अपनी बातें बंद करिए, क्योंकि अब हम लोग जरूरी चर्चा की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो राइट्स में ना क्या है कि अभी हम लोग जो राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, वो राइट्स की थियरी थी। क्या थी? राइट्स की थियरी थी, जिसमें हम ये समझते हैं कि राइट्स क्या होते हैं। हमने उसमें ये नहीं समझा कि राइट्स कितने तरह के हो, हमने बस ये जाना कि राइट्स क्या हैं, का एग्जिस्टेंस कैसे आया, वो कैसे कैसे समाज में का हिस्सा बने, और धीरे धीरे वो आज इतने इम्पोर्टेंट कैसे हो गए, यही बातें की हैं। फिर उसमें आगे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे पॉलिटिकल स्कॉलर्स ने राइट्स की ओरिजिन से और ह्यूमन का राइट के साथ क्या रिलेशन है, और ह्यूमन का राइट और स्टेट के साथ क्या रिलेशन है, स्टेट का राइट के साथ क्या रिलेशन है, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी। अब बेसिकली हम एक डेवलप्ड स्टेट में राइट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात। डेवलप्ड स्टेट का मतलब हो गया कि जो हमारे कंटेम्प्रेरी कंट्रीज, भाई 216 218 देश के आसपास हैं दुनिया में, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है क्योंकि कुछ लोग अपने आप को कंट्री कहते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो कहीं 202 मिलेगा, कहीं 216 मिलेगा, कहीं 218 मिलेगा, लगभग 200 से ऊपर देश हैं। 90% देशों में लगभग लोकतंत्र ही है, डेमोक्रेसी ही है, ठीक ना। तो अगर आप राइट्स की इमेजिनेशन करते हैं या उसकी कल्पना करते हैं कि राइट्स कहाँ हो सकते हैं, तो राइट्स को ठीक से एग्जीक्यूट करने का काम एक डेमोक्रेटिक गवर्न कंट्री ही कर सकती है ना। मतलब जिस कंट्री में डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट का फॉर्म क्या है, डेमोक्रेसी है, राइट्स वहीं हमको देखने को मिल सकते, ठीक ना। किसी और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में राइट्स हमको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो उतने ज्यादा मेच्योर कंडीशन में हमको ना दिखाई दे, समझे। जैसे आप नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया भी कंट्री है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज्ड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसका, हर कुछ क्लोज्ड है, ठीक है। एक डिक्टेटरशिप है वहां पर, तो उस डिक्टेटरशिप में जो आम आदमी है उस देश के, उन आम आदमियों के पास क्या अधिकार होंगे, क्या वो अपने जीवन का दावा कर सकेंगे सरकार के सामने, है ना। नहीं कर सकते हैं। क्या वो अपनी स्वतंत्रता का दावा कर सकते हैं? कर सकते हैं, या हो सकता है कर भी सकते हो, लेकिन हमें पता ना। तो तानाशाही शासन में आप अधिकारों की बात नहीं करें तो ठीक है। थोड़ा और पीछे जाएंगे, मिडवल एज में जाएंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि मोनार्किज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही। कुछ राजा अच्छे भी होते थे जो अपने जनता को कुछ अधिकार देते थे। जैसे हम इंग्लैंड की बात कर लें, तो इंग्लैंड के राजा ने 1215 में मैग्ना कार्टा लोगों को दिया। मैग्ना कार्टा बेसिकली बिल ऑफ राइट्स को कहते हैं, या राइट्स का घोषणा पत्र कहते हैं। मतलब कि कार्टा का मतलब क्या होता है? कार्टा का मतलब एक तरह का अधिकार पत्र, मतलब आदेश दिया जनता को। आदेश क्या दिया? अपनी जनता को कुछ अधिकार दिए। सबसे पहला उदाहरण ये हमको मिलता है इंग्लैंड का। फिर हम देखें तो यूएसए में मॉन्टेस्क्यू की थियरी, सेपरेशन ऑफ पावर के बिहाफ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट होता है यूएसए में। तो वहां पर अधिकारों की घोषणा है, उसको बिल ऑफ राइट्स कहा गया। हम्म, इसी तरह से जब इंडिया की बात आती है ना, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमको राइट्स दिए गए हैं, सिटीजन्स को राइट्स दिए गए हैं। इंडिया में हम इनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब ये फंडामेंटल क्यों है, या इनको फंडामेंटल ही क्यों कहा गया? तो देखिए,
ह्यूमैनिटीज या ह्यूमैनिटेरियन बनने के लिए ना आपको शब्दों की विशेषताओं को बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा। हर कानून की भाषा में हर शब्द का मतलब होता है और हर शब्द के मतलब समय के साथ बदलते हैं। हम्म, हर शब्द का मतलब समय के साथ बदलता है। नेत्र एक शब्द है हिंदी का, चक्षु आंख को कहते हैं। आपको पता है नेत्र का मतलब कभी हुआ करता था वकील, इसको आज आप वकील कहते हैं। मतलब कि आपको आपको आपका रिप्रेजेंटेटिव जो, अब उसके मतलब थोड़े बदल गए हैं, अब हम आंख से मतलब निकाल लेते हैं। तो जैसे हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, सिनोनिम्स पढ़ते हैं, आंख हो गया, नेत्र हो गया, चक्षु हो गया, नयन हो गया, ये सब आंख के पर्यायवाची। हकीकत में आप देखेंगे तो दो शब्दों का एग्जैक्ट एक मतलब नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बात? जैसे दो शब्द हैं प्रज्ञा और बुद्धि। बुद्धि मतलब समझते हो ना, IQ, और प्रज्ञा मतलब बुद्धिमान, वही बुद्धि। दोनों चीजें रिलेटेड दिमाग से ही हैं, ब्रेन से ही हैं। तो हम याद कर लेते हैं कि भाई फला आदमी बड़ा प्रज्ञावान है, मतलब बड़ा बुद्धिमान है। तो बुद्धि के सेंस में हम प्रज्ञा को इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर हम बुद्धि के सिनोनिम्स को देखें तो प्रज्ञा, बुद्धि, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन ये दोनों शब्दों में जमीन आसमान का अंतर है। बुद्धि सबके पास हो सकती है पर प्रज्ञा सबके पास नहीं। प्रज्ञा मेंटल, वो मतलब हाईएस्ट मेंटल कंडीशन। बुद्धि का जो सबसे ऊपरी स्तर हो सकता है, प्रज्ञा उसको कहते हैं। तो दो शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता। तो जब हम किसी दूसरी भाषा के शब्दों को एक्सेप्ट करते हैं या किसी किसी दूसरी लैंग्वेज या कल्चर के प्रोविजंस को एक्सेप्ट करते हैं तो वो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ ही हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, है ना। तो इसी वजह से वो कहीं फंडामेंटल राइट्स कहा गया है, कहीं नेचुरल राइट्स कहा गया है, कहीं बिल ऑफ राइट्स कहा गया है, मैग्ना कार्टा कहा गया है। लेकिन सबका एम क्या है? एक ही है ना। तो पहली बात कि फंडामेंटल क्यों कहा गया इंडिया में, राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा? तो फंडामेंटल इस सेंस में कहते हैं इसको कि किसी भी ह्यूमन, अच्छा, व्हाट इज ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी क्या है? आप लोग ह्यूमैनिटी के छात्र है ना? है? अच्छा, मानवता। अच्छा, गोट का मतलब क्या होता है? गोट, GOAT। GOA। अरे मैं ह्यूमैनिटी पूछ रहा हूँ, मानवता आप बता रहे हैं ना, ये मतलब नहीं होता। इट इज अ फिलोसफी, है ना। क्या है? एक फिलोसफी है। मतलब ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है? नहीं, ह्यूमैनिटी का मतलब फिलोसफी नहीं है। मैंने बोला कि एक तरह, एक विशेष हाइपोथेसिस है, ये एक स्पेशल हाइपोथेसिस है। तो अगर कहा जाए कि भाई इतनी मानवता आपके अंदर तो होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है ना अक्सर। तो इस इतनी मानवता होनी चाहिए, इसमें जो मानवता वर्ड आया, ह्यूमैनिटी आया, इसका मतलब क्या है? मतलब मानवता कोई संकल्पना है, कोई हाइपोथेसिस है, ये मतलब हुआ, है ना। किसी को नहीं पता है मतलब ह्यूमैनिटी का। कहाँ पढ़ा है? ह्यूमैनिटी का मतलब यह है कि एवरी ह्यूमन एट लास्ट इज अ ह्यूमन। सभी मनुष्य अंतिम रूप से क्या है? मनुष्य ही। तो बेसिकली ये बात भी नहीं समझ में आई आपको? सभी मनुष्य अंतिम रूप से क्या है? मनुष्य, है ना। बेसिकली ये बात भी आपको नहीं समझ में आई। इसका मतलब ये है, अच्छा ठीक है, आप
प्रैक्टिस करते हैं, ह्यूमैनिटी की प्रैक्टिस आप अपने लाइफ में करते हैं। आपने नहीं किया होगा तो देखा जरूर होगा। जब आप लोग सड़क से कभी यात्रा वगैरह करते हैं तो कोई अगर डेड बॉडी जा रही है तो क्या करते हैं आप लोग उस टाइम? कुछ झुककर नमन करते हैं? जब आप ये करते हैं, देखिए आपके चरित्र में है ये, एवरी ह्यूमन इज लास्टली ह्यूमन, ये आपके चरित्र में है, इंडिया के ये कल्चर में है, लेकिन हमको पता नहीं। जब आप ये करते हैं तो उसको झुककर कुछ करते हैं, क्या करते हैं? मतलब उसको एक महान आत्मा की तरह ट्रीट करते हैं ना। किसी के सामने झुकना मतलब वो आपसे महान हो गया ना, तभी तो झुक रहे हैं। किया है ना सबने, नहीं किया होगा तो देखा होगा, किया भी होगा। अच्छा, हमको क्या बताया जाता है कि यात्रा में अगर कुछ ऐसा हो जाए कि कोई डेड बॉडी दिख जाए तो ऐसा करने से यात्रा जो होती है अच्छी हो जाती है, ऐसा ऐसा कहा गया है ना। तो बेसिकली ये इस वजह से कहा गया क्योंकि इसका मतलब समझाया जाए आपको उस टाइम पर तो वो समझ में आने वाला नहीं है, और आम आदमी के समझने की बात भी। ऐसा जब आप करते हैं तो कभी सोचते हैं कि वो किस धर्म का है, किस कास्ट का है? नहीं सोचते। अच्छा छोड़िए, ये तो छोड़ दिए, जेंडर भी नहीं सोचते आप, नहीं सोचते हैं। तो उसको अंतिम रूप से आप क्या मान रहे हैं? ह्यूमन ही तो मान रहे हैं ना, है ना। तो ह्यूमैनिटी क्या है? बेसिकली हर इंसान को वो इंसान समझता है। इसका मतलब क्या है कि हर इंसान को डिग्निटी के साथ जीना भी है, हर इंसान को डिग्निटी के साथ जीने का भी राइट है, और डिग्निटी के साथ मरने का भी राइट है। देखिए कोई भी इंसान मरता है ना तो उसको सड़क पर नहीं छोड़ दिया जाता है कि कुत्ते खा जाए उसे, है ना। या तो आम लोग आसपास की जो होते हैं वो लोग व्यवस्था कर देते हैं उसके अंतिम संस्कार की, अगर आम लोग भी नहीं कर पाते हैं तो सरकार कर देती है। क्यों किया जाता है ऐसा सम्मान? उनकी अंतिम विदाई होती है संसार से, क्यों होती है? क्योंकि ये फिलॉसफी है, डिग्निटी, मानव को मानव समझ। जीते जी हम ऐसा नहीं करते हैं, करते हैं क्या? जब तक हम जिंदा रहेंगे हम डिस्क्रिमिनेशन करते रहते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग डिस्क्रिमिनेशन आप लोग करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस की नहीं करते हैं? आप लोगों ने अपनी लाइफ में अभी तक किया है डिस्क्रिमिनेशन कि नहीं कभी? बताइए। डिपेंड करता है, छोड़िए नहीं किया हो या किया हो छोड़ दीजिए, आप अपने नेचर में है वो आपके। अभी आपको पता चल जाएगा। एक स्टोरी मैं सुनाऊंगा आप लोगों को, अब उस स्टोरी के बाद लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका जो माइंडसेट है वो डिस्क्रिमिनेशन करने वाला है कि नहीं। तो सपोज कर लीजिए कि आपकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, जितनी मेरी खराब है इस समय, है ना, खाम उखाम हो गया और उसी में काम भी करना पड़ रहा है, तो सर्दियों का दर्द पता ही है कैसा होता है, सबने महसूस किया। आप इसके इलाज के लिए एक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, कहने का मतलब है कहाँ जाते हैं? तो हॉस्पिटल में आपको गार्ड मिलता है, गार्ड से आप कुछ बातचीत करते हैं, फिर आप जाते हैं, आपको एक रिसेप्शन एरिया में जाते हैं, रिसेप्शन एरिया में आपको एक लेडीज दिखाई देती है या जेंट्स दिखाई देता है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि रिसेप्शन एरिया में क्या होता है कि बड़े स्मार्ट से लोग बैठे होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को बात करने के लिए। मेन मोटो रिसेप्शन एरिया में स्मार्ट लोगों को बैठाने का यही होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो हमारा जाए वो क्या जाए, अच्छा जाए। आप उससे बात करते हैं, फिर वो कुछ सलाह देता है आपको, एक डॉक्टर को करता है कि आप इनसे मिल लिए, फिर आप उनसे बात करते हैं, उनके असिस्टेंट से, फिर फाइनली आप डॉक्टर से बात करते हैं, फिर मेडिसिन लेते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो आप जिस जिस लेवल पर जा रहे हैं हर लेवल पर किसी ना किसी से बात कर रहे हैं। अब आखिरी में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आपने सबसे एक ही तरह से बात की? आपने कहीं ना कहीं किसी को अपने से बड़ा, कहीं ना कहीं किसी को अपने से छोटा समझा है। नहीं, आपने नहीं समझा, अभी बड़े हो जाने पर आप समझेंगे क्योंकि अभी आपका माइंडसेट थोड़ा छोटा है, ठीक है ना। नहीं आपके ट्रीट करने के लहजे में थोड़ा सा, बात करने के लहजे में थोड़ा सा फर्क आएगा।
तो मतलब हर इंसान बाय नेचर डिस्क्रिमिनेशन करता है, और ह्यूमैनिटी की फिलॉसफी बताती है कि हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ना। ह्यूमैनिटी की फिलॉसफी क्या बताती है कि हमको डिस्क्रिमिनेशन, तो इंडिया के नेचर में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है भाई। ये कल्चर कि कोई बॉडी जा रही है और हम झुककर जो भी करते हैं, ये कल्चर पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता है। तो ह्यूमैनिटी की फिलॉसफी तो इंडिया के कल्चर में है, ठीक ना। अब ये फंडामेंटल, ये तो कहानी की बात हो गई कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज का एक हिस्सा है और हम भी उसी समाज के हिस्से हैं। किसी ना किसी फेज पे हमारे साथ होगा या तो हम करेंगे किसी ना किसी। तो ये चीजें ना हो, देखिए एकदम से ना हो ये पॉसिबल नहीं है। कोई चीज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन चीजों को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो हर व्यक्तियों को इक्वल राइट्स दे दिए गए। क्या दे दिए गए? इक्वल राइट्स दे दिए गए। तो जब सभी के पास इक्वल राइट्स होंगे तो ना कोई किसी से छोटा होगा ना कोई किसी से बड़ा होगा। समझे बात को? अब इनको फंडामेंटल क्यों कहा जा रहा है? तो एक ऐसी सोसाइटी में आप रहिए जिस सोसाइटी में कुछ लोगों के पास प्रिविलेज है और कुछ लोगों के पास प्रिविलेज नहीं है। तो जिन लोगों के पास प्रिविलेज है उनकी लाइफ का कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट, जिन लोगों के पास प्रिविलेज नहीं है उनकी लाइफ के कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट्स में जमीन आसमान का फर्क होगा। जिनके पास प्रिविलेज है वो ज्यादा डेवलप कर जाएंगे, उनकी लाइफ ज्यादा डेवलप होगी, उनका कल्चर ज्यादा डेवलप होगा, उनका उनका इकोनॉमिक स्टेटस ज्यादा डेवलप होगा, उनका सोशल स्टेटस ज्यादा डेवलप होगा, उनका पॉलिटिकल स्टेटस ज्यादा डेवलप होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में आपने देखा था जो नोबेलिटी और क्लेरिजी है, सारी चीजें उनकी डेवलप थी। क्लास 10th में आप देखेंगे तो जो फर्स्ट चैप्टर में एक केस स्टडी दे रखा है बेल्जियम की, वहां देखेंगे तो कैपिटल है फ्रेंच का, सोशल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेटस बेटर था। इंडिया में आकर देखेंगे तो इंडिया में जो अगड़ी जातियां थी उनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और सोशल स्टेटस काफी ऊपर था। तो इन चीजों को मिनिमाइज कैसे किया जाए समाज में? मतलब कि अधिकार वो टूल हैं, एक तरह के टूल्स कह देना इनको ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि देखिए टूल्स और वेपन में फर्क होता है ना, बताया है मैंने। तो राइट्स को आप एक टूल कहिए जो समाज से विसंगतियां, डिस्क्रिमिनेशन को कम करने का काम करती हैं, ठीक ना। क्या करती हैं? डिस्क्रिमिनेशन को थोड़ा और क्लियरिटी समझें और क्लियर आके पॉलिटिक्स में समझें कि राइट्स क्या हो सकते हैं। तो एक स्टेट यानी एक देश अपने नागरिकों के लिए जो करता है वो राइट्स है। वो क्या है? राइट्स हैं। और एक नागरिक अपने देश के लिए जो करता है वो कर्तव्य है, ड्यूटीज है। बात समझ गए कि नहीं? ये देश जो आपके लिए कर रहा है ये आपका राइट है। देश इस वजह से नहीं कर रहा है कि आप यहां पैदा हुए हैं, आप इस देश में पैदा हुए हैं तो कंट्री आपके लिए कर रही है, तो ये आपका अधिकार है, इस वजह से देश कर रहा है आपके लिए। सड़क बनवा रही है, उस अच्छी सड़क पर चलना आपका अधिकार है, अच्छा जीवन जीना आपका अधिकार है, इसलिए देश कर रहा है आपके लिए। अच्छा एजुकेशन आपका अधिकार है, इसलिए देश आपको एजुकेशन दे रहा है। तो जो देश आपके लिए करता है वो अधिकार है, और जो आप देश के लिए करते हैं ड्यूटी है। चैप्टर का नाम क्या है? राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। समझे बातों कि नहीं? तो बेसिकली फंडामेंटल इनको इसलिए कहा जा सकता है कि इन द अब्सेंस ऑफ दीज प्रोविजंस वी कांट इमेजिन द कंप्रेहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। So that's why it is called फंडामेंटल। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? कि मूलभूत। मतलब जैसे किसी बिल्डिंग की नींव होती है, अगर नींव को तुम तोड़ दोगे तो बिल्डिंग खड़ी रहेगी। तो राइट्स क्या है? एक मनुष्य के, एक मानव के जीवन के वो आधार हैं जिनको अगर छीन लिया जाए किसी मानव से, उसके मानव होने पर ही प्रश्न चिन्ह
लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि उसका कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं बात को? बेल भी ओवर हो चुकी है। चलिए ठीक है, चलो।